व्यूवर्स का हमारा यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के नए अध्याय जिसमें जानेंगे लाइट यानी प्रकाश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे तथा उनसे रिलेटेड जो प्रश्न आएगा, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा, उन कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे ताकि उससे रिलेटेड उसके अराउंड अगर प्रश्न पूछा जाए तो वह भी हल हो पाए। तो उन कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का हल देखा था, लगभग 30 तक देखा था। आज हम लोग 60 से देखेंगे, यानी उसमें लेंस भी आ जाएगा, दर्पण भी आ जाएगा, जो आप मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो बाकी हम लोग शेष का भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज हम लोग 60 से देखेंगे। 50 क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग। देखा जाए, कह रहा पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? जो लेंस है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस। तो इन 4 प्रकार के लेंसों का बात किया गया। 2 प्रकार के, एक अवतल लेंस हो गया, एक अवतल दर्पण है और एक समतल दर्पण। तो ध्यान रखिएगा, जो पेरिस्कोप है, जो पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो पेरिस्कोप का जो उपयोग होता है वह किया जाता है पनडुब्बी में किया जाता है, क्रूजर में किया जाता है, यानी युद्धपोत में जो क्या होता है, छिपकर सैनिक क्या कर सकते हैं, अपने बाहर के वातावरण को देख सकते हैं। और उसका जो निर्धारण होता है, जो संरचना होता है, कुछ इस प्रकार होता है। तो थोड़ा फिगर भी आप लोग देखेंगे, इस तरह से होता है पेरिस्कोप बना हुआ। और यहाँ पे होता है समतल दर्पण, इसके समानांतर में, तल के समानांतर एक समतल दर्पण होता है और फिर एक यहाँ पर बेस में समतल दर्पण होता है। तो यहाँ से क्या होता है, कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ से परावर्तित प्रकाश की किरण यहाँ पर आता है और यहाँ से परावर्तित होकर फिर एक समतल दर्पण से दूसरे समतल दर्पण से फिर प्रेक्षक तक, यानी जो होता है प्रेक्षक होता है उसकी आंखों तक पहुँचता है। तो ये समतल दर्पण होता है, ये 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ होता है, आधार के समानांतर होता है। तो प्रश्न हो सकता है यह भी देखने को मिला कि समतल दर्पण जो बना, पेरिस्कोप का जो समतल दर्पण होता है वो कितने डिग्री पर और किस समानांतर होता है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, पेरिस्कोप का संरचना होता है। तो ध्यान में रखेंगे, वो होगा समतल दर्पण होगा, ना ही अवतल ना ही उत्तल होगा। और वह झुका होगा कितने, एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। नेक्स्ट देखिएगा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसे समझने के लिए आपको क्या होना होगा, आपको चलना होगा पीछे। जब हम लोग प्रकाश का जो टॉपिक किए थे उसमें संक्षेप में जब हम लोगों ने देखा था, संक्षेप के कुछ प्रश्नों का, यानी 30 क्वेश्चन तक हम लोगों ने उसमें देखा। उसमें हमने व्यतिकरण का डिटेल से बताया था कि व्यतिकरण क्या होता है। तो आज हम लोग फिर उसकी चर्चा कर लेंगे कि जो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का चमकना, उसके बाद जो बुलबुला होता है वह चमकता है, देखते होंगे जब उसमें तेलीय पदार्थ होता है तो जब जो होता है वो चमकता है, तो वह किस कारण से चमकदार रंगों का दिखाई देता है? तो वह है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण ऑप्शन में है बहुल परावर्तन और व्यतिकरण। ऑप्शन बी में है बहुल अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवन और व्यतिकरण। देखिए सभी को हम लोग डिटेल से करेंगे, अगर आप समझ गए तो आने वाला प्रश्न या कोई भी प्रश्न है कभी गलती नहीं होगा। तो पहले व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या था? व्यतिकरण में था, हमने देखा था कि जब दो समान आवृत्ति और आयाम के लगभग जो समान भी जो उसका आयाम होता है वह भी समान होता है, जब एक माध्यम में एक ही दिशा में गमन करता है तो क्या होता है, जो अध्यारोपण के सिद्धांत के परिणामी तरंगों का निर्माण होता है। और यही परिणामी तरंग क्या होते हैं, वह क्या होते हैं, मूल तरंग के अनुकर्मानुपाती यानी समानुपाती होते हैं। और इस प्रकाश तब क्या हो जाता है, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिक देखने को मिलती है और कुछ स्थानों पर कम देखने को मिलती है। यानी अर्थात संक्षेप में कह सकते हैं कि जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है और इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण भी 2 प्रकार के होता है, एक संपोषी व्यतिकरण होता है और दूसरा विषमपोषी। संपोषी में क्या होता है कि जब एक ही आयाम के एक ही माध्यम में, यानी एक ही आयाम यानी एक ही आवृत्ति की बात की जाए तो इस तरह से मान लेते हैं, ये शीर्ष हुआ, गर्त हुआ, इस तरह से एक ही माध्यम में एक ही आवृत्ति और एक ही आयाम के क्या कर रहे हो, एक ही दिशा में गमन कर रहे हो। तो इसमें संपोषी में पहला हम लोग संपोषी देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक ही माध्यम हो गया में 2 प्रकाश की किरणें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्रकाश की किरणें, एक तो हम लोगों ने देख लिया, तो इसका शीर्ष है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर शीर्ष हो जाएगा, इसका भी गर्त हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, शीर्ष गर्त यानी एक ही समान चलेगा, इसका शीर्ष नीचे तो इसका भी शीर्ष नीचे, इसका गर्त नीचे तो इसका गर्त भी नीचे। तो इस तरह से होता है। तो इस प्रकार की किरणें को संपोषी किरण कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि माध्यम में जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, अर्थात दोनों तरंगे शीर्ष और गर्त एक साथ पड़ते हैं। देखिए शीर्ष ऊपर है, इसका भी शीर्ष ऊपर है, गर्त नीचे, इसका भी गर्त है, अर्थात शीर्ष और गर्त दोनों एक साथ पड़ते हैं। तो उस बिंदु पर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती है। तब क्या हो जाता है, तब वहाँ पर परिणामी
जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है। ये समपोषी हो गया। और दूसरा क्या होता है, विषमपोषी। और विषमपोषी व्यतिकरण में क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, माध्यम में जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलती है, अर्थात विपरीत कला कहने का मतलब हमने देखा कि व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आयाम और समान आवृत्ति के जब दो तरंगे मतलब दो प्रकाश की तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हो, तो दो प्रकाश की तरंगे ये आप ले लेते हैं विषमपोषी में, तो क्या हो गया, जिसके क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाता, माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलती है, यानी विपरीत कला में इसमें मिलेगा, यानी इसका जो यहाँ पर गर्त है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से ये विपरीत कला में मिलेगी। और फिर क्या होगा, यानी एक शीर्ष होगा तो एक गर्त होगा, एक गर्त होगा तो शीर्ष होगा। देखिए यहाँ पर इसका गर्त है तो यहाँ पर शीर्ष मिला। अर्थात इस प्रकार की जब किरणें होगी तो क्या करेगी, उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश कम हो जाएगा। तो इसी यही घटना होता है, दोनों होता है व्यतिकरण में, जिसमें से हम लोगों ने यही प्रश्न का यही जवाब हो जाएगा कि साबुन के पतले झाग चमकदार रंगों का बनना वह व्यतिकरण के साथ साथ में परावर्तन का भी उसमें योगदान होता है। तो आशा करते हैं इससे रिलेटेड अगर और भी प्रश्न पूछा, जैसे पूछा जाता है जल की सतह पर तेल की बूंदों से, जो पतली जल का सतह होता है जब तेल गिर जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर पतली जो फिल्म रंगीन होता है, साबुन के रंगीन बुलबुले, ये सभी के कारण व्यतिकरण के कारण ही बनते हैं। तो इससे रिलेटेड अब है अपवर्तन है, परिक्षेपण है, उसकी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे कि अपवर्तन तो कुछ है नहीं, रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो क्या होती है, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अर्थात जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब वह अपने अभिलंब की ओर मिल जाती है, और विरल से जब संघन में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि सूर्य का 2-3 मिनट पहले दिखाई देना, उसके बाद फिर और भी घटनाओं को देखेंगे, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा, ये सभी हैं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन का परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जल में सिक्का कुछ वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ध्रुवन, ध्रुवन क्या था, पोलराइजेशन, इसकी भी हम लोग चर्चा किए, किस तरह से एक दो टोरलिज्म का हमने क्या किया था, दो टोरलिज्म लिया था, उस टोरलिज्म के माध्यम से हमने देखा किस तरह से जब दूसरे टोरलिज्म को घुमाया जा रहा था तो प्रकाश क्या हो रहा था, धीरे 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 कम हो रहा था और वस्तु दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो टोरलिज्म, यानी कि कहने का मतलब हुआ एक समानांतर दिशा में जो होती है जो प्रकाश के कण होते हैं, यानी जो फोटोन होते हैं, वह उसके एक ध्रुवन करने, पोलराइजेशन, यानी एक उस तरह से गुजरते हैं। जो वही पोलराइजेशन टोरलिज्म के वस्तु से हम लोगों ने यह भी देखा था कि प्रकाश एक क्या है, ध्रुवन है, पोलराइजेशन है, जबकि ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता। तो वो चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा, व्यतिकरण समझा, अपवर्तन समझा, परिक्षेपण भी देखेंगे। परिक्षेपण कुछ नहीं है, सिंपल है, जो प्रकाश का जो फैलना होता है वही परिक्षेपण कहलाता है। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए इसमें क्या होता है, लेंस नहीं दर्पण का प्रयोग होता है। तो लेंस तो रिमूव हो गया, अब बचा उत्तल और अवतल। अवतल उत्तल दर्पण में यही होता है, थोड़ा सा इन चीज़ों को आप ध्यान में देंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में आप रखेंगे दो परिस्थिति को ध्यान में रखेंगे। जो बनता है उत्तल दर्पण में क्या बनता है, एक उत्तल दर्पण में ये सतह उभरा हुआ रहता है और अंदर का सतह क्या हुआ रहता है, यह जो है पेंटेड, यानी कि जिसको बोलते हैं इस पर चढ़ाया हुआ रहता है, कोटिंग किया हुआ रहता है। तो इसमें आने वाली जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कब, उत्तल लेंस में। और वह कैसा बनता है प्रतिबिंब, वह जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आभासी, यानी प्रकाश की किरणें जब इसे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, उत्तल दर्पण में यह हो जाएगी, फैल जाएगी। और यहाँ से जो काल्पनिक रूप से जो दर्शाएंगे तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी और वास्तविक का उपयोग हमेशा होगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में। तो आभासी और वास्तविक में अंतर यही है कि वास्तविक में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित होती है या अपवर्तित होती है, तो वास्तविक जो कटान बिंदु होता है तो वहाँ पर तो वास्तविक किरण बनता है। लेकिन आभासी में क्या होता है, जो परावर्तित या आपतित किरणें जो परावर्तित या अपवर्तित, परावर्तित हो गया या अपवर्तित किरणें जो परस्पर कटती हुई जब मालूम पड़ती है, यानी काल्पनिक रूप से, तो उसके पीछे की ओर जो बनता है उसे हम लोग आभासी कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम देख सकते हैं। तो ये अंतर होता है, क्योंकि वो उपयोग होगा इसलिए हम उसे समझा दिए आपको। तो यहाँ पर वाहन से पीछे आने वाली वह क्या कहा जाता है,
वह जो प्रयोग किया जाता है वह उत्तल दर्पण का किया जाता है। उत्तल दर्पण होता है जो कि आप देख रहे हैं पीछे से आ रहे बड़े प्रतिबिंब को छोटा दे देता है। यानी कि आप देखें उत्तल दर्पण में ये चीज़ हमें देखने को मिला कि अनंत प्रथा था किस प्रकार से वह फोकस पर क्या किया, वस्तु से छोटा बनाया, आभासी बनाया, और ठीक वह पोल और अनंत के बीच में था तो वह पोल और एफ के बीच में वास्तविक से छोटा प्रतिबिंब बनाया, आभासी प्रतिबिंब बनाया। तो यह ध्यान में रखेंगे। और अवतल दर्पण में यही क्या आप देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होगा तब क्या होगा, वह अत्यधिक छोटा बनेगा, वह फोकस पर बनेगा, लेकिन वह उसका उल्टा बनेगा यहाँ पे, और वह वास्तविक होगा। यानी वास्तविक क्या होगा, जब जो क्या है परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें के वास्तविक कटान बिंदु से बनेगा तब वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। फिर आप देखेंगे कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तब वस्तु कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो वह भी वस्तु के आकार से छोटा बनेगा और बनेगा फोकस और पोल के बीच में बनेगा। यह बनेगा किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर का भाग बाहर का भाग उभरा हुआ होता है, कोटिंग क्या हुआ था, अंदर का भाग क्या होता है, इस तरह से होता है, अंदर धंसा हुआ होता है। तो ये था हम लोगों ने, तो वाहन से पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट 63 में देखेंगे, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। अब करा वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए थे, जिसमें आया था कि प्रश्न क्या था कि जो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का जो बनता है वो कारण क्या होता है। तो हम लोगों ने जाना था व्यतिकरण उसका अहम होता है और साथ में प्रवर्तन का भी होता है, क्योंकि जब यहाँ पर प्रकाश जाता है तो प्रवर्तन भी साथ में होता है ना, क्योंकि यहाँ से क्या जा रहा है, यह सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो जैसे ही जाएगा तो विरल से सघन में जाएगा तब क्या होगा, सघन में विरल से विरल माध्यम है और सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो वह भी साथ में काम कर रहा था और साथ में व्यतिकरण भी हो रहा था। तो प्रश्न में दोनों में था तो हमने मारा, अगर कहीं कहीं प्रश्न में डायरेक्ट व्यतिकरण रहेगा, प्रावर्तन का नहीं रहेगा, और अगले ऑप्शन में प्रावर्तन देगा तो व्यतिकरण मारना है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो अपवर्तन का परिणाम क्या होता है, अपवर्तन पहले समझिए। अपवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जो तरंग का गति होता है उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और वह क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे माध्यम में जब विरल माध्यम है और सघन माध्यम में आया तब क्या हो जाता है, जब तरंग की दिशा सघन से विरल में आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और वही क्या आता है, विरल से सघन माध्यम से और विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, यही होता है अपवर्तन। यानी कहने का मतलब संक्षेप में आप कह सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की गति वास्तविक दिशा से परिवर्तित हो जाती है, चाहे वो अभिलंब की ओर हो चाहे अभिलंब से दूर में हो। तो यह भी हम लोगों ने समझा, अभिलंब से दूर कब हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा जब वह आएगा सघन माध्यम में, और जब विरल माध्यम में आएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं, सघन माध्यम में आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो होता है इसी के कारण क्या होता है, आप देखिए सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, तो ये कारण यही होता है अपवर्तन के कारण। तो सूर्य का उदय, जो वहाँ से सूर्य का प्रकाश जो होता है वह क्या हो जाता है, प्रवर्तन के कारण जो वास्तविक स्थिति होता है वहाँ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। यानी यहाँ से सूर्य है, ये वास्तविक स्थिति है सूर्य। अब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आया, अब यहाँ से विरल माध्यम था, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया सघन आया तो वह क्या हो गया, जैसे ही ये सघन माध्यम में सूर्य आया तो यह क्या हो गया, यह अभिलंब की ओर मुड़ गया। यानी थोड़ा सा इसके तुलना में थोड़ा सा अच्छा फिगर हम लोग यहाँ बनाते हैं, देखिए क्योंकि फिगर से आपको समझ में आएगा। तो ये विरल सघन माध्यम से आया, सघन माध्यम से विरल में अभिलंब की विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब यहाँ से इस काल्पनिक को बढ़ाएंगे तो ऊपर उठा हुआ थोड़ा प्रतीत होगा, तो वही 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ता है और ऊपर उठा हुआ भी प्रतीत इसी के कारण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में होगा। दूसरा में सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तब सूर्य के समय जो सूर्यास्त का लाल दिखाई देना यह परावर्तन का कारण नहीं होता, यह क्या होता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण ऐसा होता है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वह अत्यधिक होता है बैगनी की तुलना में। तो चूंकि आपको पता होगा, अभी आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ, जो सबसे पहले क्या आइंस्टीन न्यूटन के द्वारा यह बताया गया था एक प्रिज्म को लेकर, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह से प्रिज्म को लेकर हम 7 वर्णों को देखेंगे, फिर उस श्वेत वर्ण से फिर श्वेत वर्ण का निर्माण होगा। तो वह जो होता है सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, वह लाल होता है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होने के कारण वह सूर्य का जब अस्त होता है तो वह हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, और बाकी जो अन्य किरण होते हैं उसका तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण वह स्कैटर्ड होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए सूर्य
सूर्यास्त के समय लाल। तो ये बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न में नहीं होगा। आगे सी और डी भी देखते हैं, क्या सी और डी भी इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं क्राइटेरिया को। रात में तारों का टिमटिमाना। अब देखिए रात में तारों का टिमटिमाना क्या है, तो तारों का जो टिमटिमाना है वह अपवर्तन के कारण। अब क्या हो जाता है, तारे बहुत दूर में है, आपको पता हो आकाश में है। अब वहाँ से क्या होती है, तारे जब चलती है तो वह विभिन्न वायुमंडलीय से होकर गुजरती हैं, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम, इन सभी से होते हुए आती है। तो अब बताइए कि विरल माध्यम से कहाँ आया, सघन माध्यम में आया, तो अभिलंब की ओर मुड़ा। फिर कुछ टन से जब नीचे वाले कण से टकराया, तब क्या हो जाता, तारों क्या हो जाता, तारों का टिमटिमाना। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, जो तारे होती है वह सघन से विरल, विरल से सघन, यानी इन माध्यमों से उनको होकर गुजरना पड़ता है, और गुजरने के कारण क्या होता है, वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अत्यधिक ऊंचाई पर दिखना। तो इसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे कि जो सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, उसी में हम लोग चर्चा की कि जब सूर्य उगता है तब वो जो प्रकाश की किरणें होती है जब हमारे आंखों तक पहुंचती है तो वह क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। और फिर और भी ऐसा नहीं कि सघन माध्यम में, विभिन्न माध्यमों में उसको पार करना पड़ता, तो वो अपवर्तन की घटना वहाँ पर होती रहती है। तो उसी के कारण क्या होता है, जैसे सूर्य यहाँ पर हुआ, सूर्य की किरणें जब हमारी आंखों तक विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा। अब इस अभिलंब के मुड़ने के कारण ये इस प्रकार से जब इसे काल्पनिक बनाएंगे तो थोड़ा ऊपर प्रतीत होगा। तो इसी के कारण क्या होता है, सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना स्टार्ट होता है। या फिर इसके और अन्य एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप पानी में सिक्के हैं तो सिक्का क्या होता है, अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देता है। अब क्यों ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि जो पानी में सिक्का होता है वह क्या होता है, सघन माध्यम में होता है, और उसके तुलना में जब हम वायु से यहाँ से देख रहे होते हैं तो विरल माध्यम में होता है। तो जैसे ही विरल माध्यम में आता है तो वह अभिलंब से क्या हो जाता है, वह दूर हो जाता है। दूर होने के कारण अब जैसे अभिलंब से दूर हुआ तो वह अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। 64 में देखिए हुआ, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है। तो रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो क्या होता है, उत्तल, अवतल और समतल। तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अभी हम लोग देखे थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम लोगों ने देखा था कि 2 मुख्यतः स्थिति होती है, जिसका सतह उभरा हुआ होता है और अंदर का जो सतह कोटिंग किया हुआ होता है। तो जो उभरा हुआ सतह होता है, जब हमने देखा कि प्रकाश की किरणें जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है, जब प्रकाश की किरणें आती है उत्तल दर्पण पर तब क्या हो जाती है, तो वह जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है, वह इस तरह से क्या हो जाती है, आने के बाद वह इस तरह से परावर्तित हो जाती है और वह फोकस पर काल्पनिक रूप से, यानी टकरा कर तो यह इधर अपसरित हो गई, और यहाँ पर जब काल्पनिक रूप से जब इसे बढ़ाया जाता है तो यह फोकस पर, यानी फोकस पर क्या होती है, वह वस्तु से छोटा और काल्पनिक बनाती है। काल्पनिक आभासी इसलिए क्योंकि वह क्या होती है, जो परावर्तन और अपवर्तन किरणें हैं उसकी कटती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तविक रूप से नहीं कटती है। और जब वास्तविक रूप से कटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वह उत्तल में आपको देखने को मिलेगा, अवतल दर्पण में देखने को मिलेगा। तो उत्तल दर्पण में 2 परिस्थिति, अनंत पर है तो वस्तु फोकस पर। अब क्या है, वस्तु को फोकस और अनंत और पोल के बीच में रखेंगे, तब क्या होगा, वस्तु कहाँ पर बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब आभासी रूप से बनेगा वह फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ये था उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हमने 4 परिस्थितियों को हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि अब इसका उपयोग होगा। अब क्या होगा, एक वस्तु को अनंत पर रखेंगे, तो वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत रखेंगे तो ये अंदर का भाग क्या होता है, अंदर का भाग यहाँ पर सिकुड़ा हुआ होता है और बाहर का भाग कोटिंग का उभरा हुआ रहता है। तो धंसा हुआ भाग होता है, ये होता है अवतल दर्पण में। तो यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु अनंत पर रखा हुआ, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं पी हो गया, एफ हो गया और सी हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, तब यहाँ पर यहाँ से टकराएगा और एफ से गुजरेगा, और यहाँ से भी वस्तु टकराएगा, एफ पर होता है, एफ पर बनेगा, यानी कि अनंत पर रखा हुआ वस्तु फोकस दूरी पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और यह उल्टा बनेगा। तो यह भी ध्यान में रखना, और वास्तविक बनेगा। ठीक उसी प्रकार वस्तु को जब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्थिति में लाएंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाएंगे। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाएंगे तो एक वस्तु कहाँ से, एफ से गुजरेगा और एक वस्तु यहाँ से टकरा कर प्रतिबिंब से गुजरेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहाँ पर बनेगा, वह बनेगा, यह भी छोटा बनेगा और सी और एफ के बीच में बनेगा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, सी और एफ के बीच में, यानी सी और एफ के बीच में यहाँ पर बनेगा, है ना, ये प्रतिबिंब। कब, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। तो लेकिन क्या होगा, अभी भी वस्तु का छोटा ही बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और तीसरा परिस्थिति में अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे, अगर वस्तु को यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से
छोटा बनेगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। और इस तरह से वस्तु का क्या हो गया, वस्तु के बराबर बना, वस्तु से उल्टा बना और वास्तविक बना। वास्तविक इसलिए बना क्योंकि ये जो परावर्तित और अपवर्तित किरणें उसके वास्तविक कटान बिंदु पर यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। और फिर अब क्या करेंगे, ये तो वक्रता केंद्र है, अब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। अब देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, इस तरह से बाहर का जो उभरा हुआ सतह वो कोटिंग किया हुआ। अब यहाँ से ये वस्तु टकराएगा एक यहाँ से, क्योंकि प्रकाश की किरणें ऐसा तो नहीं है ना दो ही चलेगी, प्रकाश की किरणें सभी जगह आ रही, लेकिन हम किस तरह से प्रतिबिंब बन रहा उसे हम लोग दर्शा रहे हैं। तो यहाँ से वस्तु का जो रखा हुआ है वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है। तो अब यहाँ से वस्तु क्या होगी, आएगी तो एफ से गुजरेगी, फिर एक एफ से टकराएगी तो यहाँ पर गुजरेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तु को रखने पर वस्तु से बड़ा बनेगा, और वह कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से पीछे बनेगा, वह वस्तु से बड़ा होगा। और ठीक अब एफ पर हम रखेंगे, अगर एफ पर वस्तु को रखेंगे तो वह कहाँ बनेगा। अब देखिए एफ वाला भी स्थिति थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। अब एफ पर रखेंगे वस्तु को तो यहाँ पर हो गया, यह हो गया। अब एफ से टकराया, अब यहाँ पर टकराया तो यहाँ वक्रता केंद्र से, और यहाँ से एफ हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी और एफ हो गया। तो अब यहाँ पर वस्तु कहाँ बन रहा है, देखिए क्या ये वास्तविक किरणें एक दूसरे से कट रही है, नहीं कट रही है। तो यह जो होगा वह अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, और अनंत पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मिल नहीं रही है तो इस तरह से अनंत पर बनेगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर वही फोकस और वक्रता केंद्र के पोल और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को लाएंगे तब वह भी क्या बनेगा, उसकी भी मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब विवर्धित सबसे बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। और यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर अब आभासी बन जाएगा। कब आभासी बन जाएगा अवतल दर्पण में, जब पोल और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर वस्तु रखें, यहाँ वक्रता फोकस दूरी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ से वस्तु टकराया तो एक एफ से, एक कहाँ से गुजरेगा, एक गुजरेगा एफ से गुजरेगा और दूसरा गुजरेगा वस्तु यहाँ पर सी से गुजरेगा। तब काल्पनिक रूप से हम बढ़ाएंगे तब पीछे कटता हुआ प्रतीत होगा, और वह जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। तो एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में आभासी बनता है जब पोल और वक्रता केंद्र के बीच में पोल और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न इससे भी पूछ दिया जाता है कि वस्तु को यहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब कब और कहाँ बनेगा। तो चर्चा हम लोग कर लिए। तो दंत चिकित्सक जो होता है उसमें उसे बड़ा देखना होता है, तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, और वही जो गाड़ियाँ होती है जो उसमें मिरर लगा होता है, साइड मिरर, वो अवतल दर्पण का प्रयोग उसमें होता है। अब कह रहा वाहनों के अग्रदीप हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वह होता है परवलयकार दर्पण का। परवलयकार दर्पण क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। एक परवलयिक दर्पण एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया दर्पण होता है, ताकि एक बिंदु पर ऊर्जा को कैप्चर और फोकस किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, एक बिंदु पर क्या किया जाता है, जो होता है प्रकाश होता है उसको फोकस किया जाता है। एक बिंदु पर ऊर्जा को कैप्चर और फोकस किया जाता है। उनका उपयोग ऊर्जा को एक बिंदु से कई बिंदुओं तक वितरित करने के लिए किया जाता है, यानी एक बिंदु से कई बिंदुओं तक वितरित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार परवलयाकार दर्पण होता है। तो ध्यान में रखेंगे, परवलयक दर्पण एक विशेष प्रकार का डिजाइन होता है ताकि एक बिंदु पर ऊर्जा को कैप्चर कर और फोकस किया जा सके। उनका उपयोग ऊर्जा को एक बिंदु से कई बिंदु तक वितरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में लेते हैं वो कौन सा दर्पण को लेते हैं, यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाना है तो वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, ना ही समतल दर्पण का और ना ही उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा था, इसका उपयोग जो गाड़ियाँ होती थी उसके साइड मिरर में किया जा रहा था। तो हमने यह भी जाना कि जो उत्तल दर्पण है जिसका उभरा हुआ सतह, परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, और पीछे का जो होता है सतह वो कोटिंग किया हुआ रहता है। इसमें हमने देखा कि जब वस्तु को अनंत पर रख रहे थे तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कहाँ बन रहा था, वह फोकस पर बन रहा था। और कैसा बन रहा था, वह फोकस पर बन रहा था। जो वह कैसा था, वह यानी इस तरह से क्या था, वह आभासी प्रतिबिंब था और वस्तु से छोटा था और उल्टा था। यह भी हम लोगों ने जाना। और दूसरा हम लोगों ने जाना कि अगर क्या है, उत्तल दर्पण पर, अगर हमने उत्तल दर्पण पर पहला हमने देखा, और अगर देखा उत्तल दर्पण पर अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे थे तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था। तो उसमें हमने देखा था कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह बन रहा था, कहाँ बन रहा था, आभासी रूप से बन रहा था, और वह वक्रता यानी फोकस दूरी और पोल के बीच में बन रहा था, इस तरह से, है ना। ये इधर परावर्तित हो गया काल्पनिक रूप से यहाँ
आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि पोल और फोकस दूरी के बीच में। तो हम फिगर यहाँ पे जो पहला स्टेज था उत्तल दर्पण का वो थोड़ा हमने मतलब आगे बना दिया। तो अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब इस तरह से आया, प्रवर्तन हुआ, यहाँ पर परावर्तन हुआ, तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से फोकस दूरी पर तो बनेगा ही बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। हमने वास्तविक दर्शा दिया था। तो ध्यान में रखेंगे, दो स्थिति उत्तल दर्पण में बना और अवतल दर्पण में हम लोगों ने सभी देखा 4 से 5 स्थितियां जो सभी स्थिति थी, जिसमें 5 स्थिति को देखा था कि अनंत पर, फिर अनंत वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस दूरी पर, फिर फोकस पर और फोकस और पोल के बीच में। तो लास्ट वाला जो पोजीशन जो आया था पोल और जो अवतल दर्पण इस प्रकार से था जो पोल और फोकस दूरी के बीच में था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब ना बनकर काल्पनिक बन रहा था, पूरा आवर्तित बन रहा था। तो ये हम लोगों ने ये देखा, वो दर्पण के पीछे बन रहा था और सीधा बन रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पर ये जो दर्पण का सूत्र है, यानी कि यह जो है दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र होता है, मान लेते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से, जैसे ये गोलीय दर्पण कुछ भी आप ले लीजिए, गोलीय दर्पण हो गया ना, ये पोल हो गया, ये फोकस दूरी हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो क्या होता है, दर्पण से ध्रुव से बिंदु की दूरी, कोई भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से क्या हो जाता है, बिंदु की दूरी मान लेते हैं u हो गया, और प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम v मान लेते हैं, और जो फोकस दूरी है वो f मान लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है 1, ये देख लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र होता है। तो ध्यान में रखेंगे क्योंकि कभी कभी सूत्र भी पूछ दिया जाता है। तो यू क्या हो गया, ये हो गया वस्तु को दूरी हो गया, कहाँ से हो गया, वह पोल से हो गया, ध्रुव से हो गया, और ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ध्रुव से हो गया, और ये फोकस दूरी हो गया। नेक्स्ट देखिए 68 में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में, ऑप्शन में कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना। आइए हम लोग सभी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया को हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यह नेत्र का डायफ्राम सबसे ऊपरी स्थित होता है। यह एक प्रकार का झिल्ली होता है, जो आप देखते हैं ना, जो पेशीय गोलीय आकार का उजला उजला होता है, उसके बीच में काला होता है। तो वही जो पेशीय गोली होता है उसके ऊपरी भाग को जो क्या करता है, हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, और इसी में से इसी जो आँखों के आघात होता है इससे वह बचाता है, अर्थात यह नेत्र के बाहरी तत्व से रक्षा करता है कॉर्निया। इस प्रकार से ये कॉर्निया, ये आँखों आना, तो यहाँ से ये कॉर्निया होता है जो इसको सुरक्षा करता है। और साथ में क्या होता है, नेत्र से जो चिकनाहट होता है यही प्रदान करता है, कॉर्निया होता है। अब उसके बाद क्या होता है, कॉर्निया के बाद होता है परितारका। परितारका क्या होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। यह कॉर्निया के पीछे का भाग होता है। अब यह गहरा, यह वलयाकार पेशीय आकार का होता है, गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम होता है। और कार्य क्या होता है, यह पुतली, यानी कि आप देखेंगे जी, ये जो पेशीय आकार है आइरिस परितारिका, जो क्या है, उसके बीच में केंद्र में आप देखेंगे एक छिद्र होगा, जो मतलब प्यूपिल होगा, केंद्र में होगा, जो इसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। वो अभिनेत्र लेंस की तरह वो कार्य भी करेगा। तो ये होता है। तो आइरिस, कॉर्निया सबसे ऊपरी भाग होता है। आइरिस जिसे हम लोग परितारका कहते हैं, वो कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, वह पेशीय होता है, वलयाकार होता है, वलयाकार का पेशीय होता है, डायफ्राम होता है। और यह जी क्या करता है, जो प्यूपिल होता है, यानी कि जो इसके बीच में आप केंद्र में देखेंगे, जो प्यूपिल होगा परितारका वलय से बना एक रिक्त स्थान, जो छिद्र केंद्र में होता है, जो परितारका के केंद्र में होता है, अभिनेत्र लेंस में वह जाकर खुलता है। तो वह क्या करता है, परितारका या प्रकाश को नियंत्रण करता है, यानी कि जो प्यूपिल से होकर जो प्रकाश होता है वह अभिनेत्र लेंस में पहुंचता है प्यूपिल से, क्योंकि प्यूपिल जो यहाँ पर काला रंग के होगा, फिर उससे पीछे अभिनेत्र लेंस होगा, तो यहाँ से होता है। अब क्या होता है, यह प्रकाश को परितारका नियंत्रित करता है। जब प्रकाश तीव्र पड़ता है तो यह सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ कर क्या करता है, वहाँ पर जो प्यूपिल में जो प्रकाश है उसको कम जाने देता। और वही जब अंधेरा में हम जाते हैं तो किसी वस्तु को देखने पर क्या करते हैं, यह जो परितारका होता है वह फैल जाता है, और इस तरह से वह परितारका क्या करता है, जो प्यूपिल है यानी कि पुतली है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण यही परितारका करता है। और लेंस जो होता है वह खुद अपने आप में भी वो नियंत्रण करता है। तो ये फैलकर और सिकुड़कर इस प्रकार करता है, और जो प्रकाश जाता है किस में, प्यूपिल में, नेत्र में जाता है, वह उस प्रकार से कम और ज़्यादा ग्रहण करता है। तो ये हो गया। तो आइरिस भी जाने, प्यूपिल भी जाने। प्यूपिल क्या था, जो
पेशीय डायफ्राम गोलीय पेशीय डायफ्राम था, उसके बीच में जो केंद्र में था प्यूपिल था, और रेटिना क्या था, अब रेटिना से अभिनेत्र लेंस में, प्यूपिल से अभिनेत्र लेंस में जाएगा। यानी कि अभिनेत्र लेंस एक लचीला मुलायम पदार्थ से बना होता है, जो क्या होता है, पारदर्शी उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है अभिनेत्र लेंस, है ना। वो जस्ट किसके, प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है। यानी कि जो आप डायफ्राम होता है ना पेशी आकार का, उसमें केंद्र में देखेंगे काला होता है, किसी किसी का भूरा भी होता है, तो आप यह भी ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कोई भी आँख का जो कलर होता है ना, वो जो निर्धारित करता है ये उसमें ये परितारका का ये जो प्यूपिल होता है उसका योगदान होता है। वो भूरा रंग का किसी का होता है, किसी का काला होता है, तो वहीं से होता है। फिर क्या हो, अभिनेत्र लेंस से हुआ रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनने से पहले जो गोलीय डायफ्राम होता है ना, इसमें कचाव द्रव भरा होता है, जिसको कचाव द्रव कहते हैं। तो नेत्र से इससे होते हुए रेटिना पर जाती है, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है। तो यह भी ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछ दिया जाता है कि जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, वह प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। फिर इसको आप दृक तंत्रिका ऑप्टिक नर्व के द्वारा वह मस्तिष्क में जाता है, उसको सीधा करके वो देखता है। तो ये था आँख का पूरा, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आँख पर जो प्रकाश होता है, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं तो वह विभिन्न विभिन्न किन भागों से गुजरता है, और किस तरह से आँख में कौन सा भाग किसे प्रोटेक्ट करता है और क्या काम करता है। तो हमने देखा तो मनुष्य प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वह बनेगा रेटिना पर। ठीक कैमरा में भी जो होता है वह फिल्म होता है, वह रेटिना की भांति ही कार्य करता है। अर्थात ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया आँख हो गया, यानी कि यहाँ पर आइरिस भी हो गया, कॉर्निया भी हो गया, कॉर्निया के पीछे ये आइरिस, परितारका हो गया, परितारका के केंद्र में प्यूपिल हो गया, फिर अभिनेत्र लेंस हो गया, और उससे होकर कचाव द्रव से होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना, और फिर ये मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को उल्टा कर देखा। नेक्स्ट देखिए 69 में, रेटिना पर नेत्र द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो रेटिना पर, जो अभी ये मान लेते हैं ये क्या था, ये हमारा आँख था। तो इस तरह से ये सबसे ऊपरी वाला भाग कॉर्निया था, जो क्या कर रहा था, नेत्र को सुरक्षा प्रदान कर रहा था, और साथ में यह क्या कर रहा था, ये नेत्र को चिकनाहट भी दे रहा था। और ठीक इसके पीछे के भाग था जो क्या था, वलयाकार पेशीय डायफ्राम का था, जो क्या कर रहा था, जो प्यूपिल को, यानी कि इसका जो कार्य है पुतली के आकार जो होता था साइज को नियंत्रण करना। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो क्या है, परितारका है पुतली के साइज को नियंत्रण करना, यानी उसके साइज को ये बड़ा करेगा और छोटा करेगा। ये ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि जो पुतिल पर यानी प्यूपिल पर जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश को नियंत्रण करने के लिए ऐसा करेगा। और इस तरह से जो प्यूपिल के आकार का नियंत्रण परितारका करेगा, और प्यूपिल क्या करेगा, वह प्रकाश का नियंत्रण करेगा। तो ये अहम योगदान इसका होता है। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश पड़ता है ना, तो क्या होता है, परितारका फैल जाता है, और जैसे ही फैल जाता है, प्रकाश तीव्र पड़ता है, तो वह क्या करता है, वह सिकुड़ जाता है, यानी जो प्रकाश पड़ने वाला है वो सिकुड़ जाता है। और जैसे ही अंधेरा में हम जाते हैं तो परितारका फैल जाता है, और जैसे ही फैल जाता है तो प्यूपिल क्या हो जाता है, प्रकाश का जो परितारका फैल जाता है, और जो प्रकाश किसी वस्तु को अंधेरे में हम उसी के कारण देख पाते हैं, क्योंकि वो क्या कर देता है, वक्रता जो रेडियस होता है उसको बढ़ा देता है वो। और तो ये काम होता है किसका, होता है ये काम होता है परितारका का, कि वो प्यूपिल को क्या कर सके, यानी उसके साइज को नियंत्रण कर सके, और वो साइज को नियंत्रण करने के बाद प्यूपिल वह प्रकाश को नियंत्रण करता है। तो ये उसका होता है, इस तरह से उसका फंक्शन होता है। तो रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और कैसा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है। फिर यह उल्टा होता है, इसको मस्तिष्क जाता है, मस्तिष्क में इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 70 में आते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देने के लिए वह क्या होना चाहिए, जो दर्पण के ऊंचाई का आधे ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर बिल्कुल नहीं, व्यक्ति के ऊंचाई के आधी, चलिए यहाँ व्यक्ति के ऊंचाई के आधी, थोड़ा सा सोचनी योग्य है, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, तो व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखे पर बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा है दो समांतर समतल दर्पण के बीच, तो समतल दर्पण होता है यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समांतर हो,
तो यानी दो समांतर समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंबों की संख्या जो होता है वो देखिए क्या होता है 360 ये n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ होता है। ये सम संख्या के लिए सम में -1 कर देंगे। तो यहाँ पर करा तो ये हो जाता है कि यदि परावर्तक पृष्ठ के सतह पर क्या हो समतल दर्पण हो तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या उस कंडीशन में। तो यहाँ पर तो क्या कर रहा है दो समांतर दर्पण, तो दो समांतर समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु को रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रत्येक ये परावर्तित हुआ तो एक नया बना, फिर यहाँ परावर्तित हुआ फिर एक नया बनाया, तो इसी तरह से वह एक दूसरे से परावर्तित होते रहता और अनंत प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। अभी हमने क्या चर्चा किया, हमने चर्चा किया कि ये साथ में ये भी हम लोग चर्चा किया कि समतल दर्पण यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा जो सतह होता है समतल हो तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो संख्या होता है n बराबर 360 बटे क्या था n था, सॉरी 360/θ था, है ना। तो 360/θ था। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पण, तो ये समतल दर्पण के लिए फार्मूला है और ये जो n है यानी कहने का मतलब कि यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या 360/n -1 सम के लिए होता है, अगर सम में हो तो अब विषम के लिए 360/θ होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या होना चाहिए, दो समतल दर्पण 90 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/90, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो ये 4 क्या है, यह सम है तो -1 करेंगे यानी प्रतिबिंबों की संख्या 3 हो जाएगा। अगर यही विषम होता तो माइनस नहीं करते। तो ये ध्यान में रखना है। इस तरह से क्या करते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या हम निकालते हैं जब कोण दिया हुआ हो तब। लेकिन वही वस्तु को अगर हम दो समतल दर्पण के समानांतर दर्पण के बीच में रख देंगे तब परिस्थिति क्या होगा कि जब वह परावर्तक सतह से टकराएगा तो फिर एक नया प्रतिबिंब बनाएगा, फिर एक नया प्रतिबिंब बनाएगा, फिर इससे परावर्तन होगा, फिर टकराएगा, तो इस कारण वह अनंत प्रतिबिंब बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 73 में, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। अब n बराबर यहाँ पर है 360/θ। अब कह रहा है कि यहाँ 3 प्रतिबिंबों की संख्या 3 आया है, यहाँ 360 आया है, अब यहाँ पर थीटा आया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रतिबिंब आया है तो कब आया होगा, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर -1 रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा -1 रहा होगा, तभी ना एक विषम आने का मतलब क्या है, जब वहाँ से एक माइनस हुआ होगा। तो यहाँ पर 3 एक गया, इधर 4 हो गया, 4 से यहाँ कट गया तो क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब 90 डिग्री आ गया। और ऊपर वाले प्रश्न में भी हमने देखा कि जब 90 डिग्री पर दो समतल दर्पणों को रखा जा रहा था तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 आ रहा था। 74 में देखिए, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनेगा। अभी हमने जाना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या जानने के लिए 360/θ -1 करते हैं सम के लिए, विषम के लिए नहीं। तो 360 सम है तो 360/60 क्या हो गया, 6 छक 36 हो गया और 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, तो प्रतिबिंबों की संख्या 5 हो जाएगी। ये ध्यान में रखना। अभिसारी लेंस वह लेंस होता। अब हम लोग लेंस जानेंगे। तो अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, उत्तल लेंस देखा था, उसके बाद अवतल लेंस देखा था। अवतल लेंस में हमने 5 परिस्थिति को देखा था, उत्तल लेंस में 2 परिस्थिति को, मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट था 2 ही परिस्थिति मेन उसका है जो हमने देखा था। अब लेंस देखेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, इस तरह से उत्तल लेंस होता है, मध्य में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को अभिसरित कर देता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, अभिसरित कर देगा, यानी अनंत से जो किरणें आएगा वो अभिसरित का अर्थ होता है एक बिंदु पर जो आने वाली किरणें हैं, किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देती है, यानी एक बिंदु पर उसको कर देती है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है और वही अवतल लेंस क्या हो जाता है, अवतल लेंस क्या होता है, जो मध्य में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये क्या कर देता है, ये जो होता है यह अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर अवतल लेंस पर आया तो एक दूसरे से दूर विस्थापित, इधर हो गया, एक दूसरे से दूर विस्थापित कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस क्या होता है, वो किरण पुंज होता है जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये हमने जाना कि अभिसारी लेंस कौन होता है। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी का मतलब हो गया कि जो वो किरण पुंज जो चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिल जाए,
एक बिंदु पर मिले तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि किरणों का एकत्रित करना होता है और वह उत्तल लेंस का काम होता है। और आप आगे यह भी देखेंगे कि उत्तल लेंस जो होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो वह धनात्मक ऋणात्मक इस तरह से भी वो लेंस को सूचित करता है फोकस दूरी। तो उसका आगे हम लोग देखेंगे कि धनात्मक ऋणात्मक अभी किस तरह से उपयोग होगा, जिसके कारण हम लोग को यह पता चलेगा कि जो किसी बुलबुले को हम पानी में ले जाते हैं तो किस तरह की भांति के कौन लेंस की भांति कार्य करता है, तो वहाँ पे भी समझने में मदद पड़ेगा, तो ध्यान में रखिएगा। और अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है कि जब किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस अभिसारी लेंस होता है जो क्या होता है? किरणें फैलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 का, किरणें फैलती है। तो ये क्या होगा? अवतल लेंस में होगा। और आपको यह भी बताएं कि जो अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? वह अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो ये हम लोगों ने दो परिस्थिति को समझा। अब देखिए 77 में प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा प्रकाश का रंग? तो प्रकाश के रंग निर्धारित होता है, ऑप्शन में आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, वेग। याद करिए आयाम की चर्चा हम लोग कहाँ किए थे? ध्वनि में किए थे। और ध्वनि कौन सा तरंग था? ध्वनि था अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या था? वो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर जो था वो अनुदैर्घ्य तरंग करा रहा था। जबकि प्रकाश क्या? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ मतलब जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है वो क्या होती? अनुप्रस्थ होती। तो वो हम लोगों को जाना था। ध्वनि में हम लोगों ने जाना था। आयाम का चर्चा आ गया इसलिए याद आ गया क्योंकि हमने देखा था जिस ध्वनि का जो क्या था आयाम कम था उसकी आवाज़ मृदु थी, और जिसका आयाम ज़्यादा था यानी जिसका आयाम यही ज़्यादा है प्रबल था, तो वहाँ पे यूज किए थे। जिसमें निम्न तारत उच्च तारत को भी देखे थे। उच्च तारत में आवृत्ति अत्यधिक हो रही थी जिसके कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं का आवाज़ पतला हो रहा था, वो तारत्व के कारण, वो आवृत्ति के कारण। तो वह अलग बात है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रकाश का रंग निर्धारित करना है तो आयाम के कारण नहीं होगा। हाँ, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के रंग निर्धारण करने में तरंगदैर्घ्य का योगदान होता है। कैसे योगदान होता है आप देखिए, अभी चर्चा किए थे प्रकाश का रंग जो होता है सूर्योदय का शुरुआत के समय लाल दिखाई देता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होने के कारण वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। और अन्य बैगनी हो गया, नीला हो गया, उसका तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण वो स्कैटर्ड होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। तो तरंगदैर्घ्य की जो उसको क्या करता, तरंगदैर्घ्य क्या था यह भी हम लोगों ने जाना था, ध्वनि में भी जाना था। उससे पहले भी तरंगदैर्घ्य की हम लोग चर्चा किए थे आवृत्ति निकालने के लिए। तरंगदैर्घ्य क्या था? दो शीर्षों और गर्तों के बीच की दूरी, जैसे ये दो शीर्ष से यहाँ तीन दोनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते थे। अर्थात तरंगदैर्घ्य क्या हो रहा है? दूरी को बता रहा था। और आवृत्ति क्या था? तो आवृत्ति तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड कर रहा था क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t था, यानी टी क्या था? तरंगदैर्घ्य, दूरी, डिस्टेंस था। अब क्या हो रहा था? जब तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा था तो आवृत्ति क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है घटेगा। और जब आवृत्ति क्या हो रहा है? घटेगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा था? आप सोचिए कि आवृत्ति क्या होता है कि एक साइकिल एक सेकेंड में जितना साइकिल वो पूरा करता है, यानी एक सेकेंड में जितना बार वो एक साइकिल पूरा करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है जब एक सेकेंड में साइकिल पूरा करेगा तो तरंगदैर्घ्य होगा वो घटेगा, यानी तरंगदैर्घ्य जब घटेगा तो आवृत्ति उसका बढ़ेगा। तो वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का जो रिलेशनशिप है वो हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करेगा, आवृत्ति और वेग पर नहीं करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न अच्छा है। 78 में देखेंगे पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे। अब यहाँ पर करा पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? वह उत्तल लेंस की भांति काम करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है या दर्पण की भांति काम करता है? तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो अवतल लेंस होता है, अभी हमने देखा अवतल लेंस क्या होता है? मध्य में पतला और किनारे पर मोटा होता है। ये क्या करता है? प्रकाश से आने वाली किरणों को क्या कर देती है? वो अपसरित कर देती है। अपसरित कहने का मतलब अपसरित किरण, अपसारी किरण कौन था? अपसारी किरण वो किरण था जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल रही थी। तो वो ये क्या था? अवतल लेंस था। और साथ में हमने यह जाना कि यह लेंस क्या होती? अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से क्या कर रही थी? दूर विस्थापित कर रही थी। इस कारण ये अपसारी लेंस भी था। ये भी हम लोग जाना कि किरण जो आ रही थी एक दूसरे से दूर विस्थापित कर, इसके कारण ये अपसारी हुआ और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 1/1 वो फोकांश जो फोकस दूरी होता है 1/1 बराबर क्या हो जाता है? जब क्या हो निकालना हो, ये जब क्षमता निकालना हो, क्षमता वाला तो P बराबर 1/f वो हम लोग देखेंगे आवर्धन क्षमता बराबर। अगर इसका निकालना म्यू निकालना हो तो म्यू से रिलेटेड 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2 इस तरह से कर होता है। तो ये फार्मूला होता है
है ना। तो फोकांसर दूरी निकालने के लिए अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। तो क्या हमने देखा कि म्यू म्यू क्या होता है, म्यू अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है वो भी चर्चा करेंगे। तो म्यू -1 1/r1 - 1/r2। अब r1 r2 क्या है, यह रेडियस है। अब रेडियस तो सेम ही रहेगा बुलबुला, चाहे वो हवा में रखिए चाहे वो जल में ले जाइए, तो यह कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम रहने देते हैं, परिवर्तन नहीं हो। अब बचा म्यू, म्यू होता है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक वह संख्या होता है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग, चूंकि जो प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसलिए हमने विद्युत चुंबकीय तरंग का, उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है, तो म्यू ये दर्शाता है। तो हमने ये भी पता होगा कि जो अपवर्तनांक है पानी का 1 पॉइंट कितना है 33 है, यानी 1.4 लीजिए, और ये पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.55 है, तो ये अपवर्तनांक है। अब यहाँ पर देखिए, अब 1/f हमें निकालना है, तो म्यू म्यू हो जाएगा म्यू एयर बटे म्यू वाटर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पानी में नहीं डालना है, तो एयर का मान लेते हैं और ये इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, क्योंकि इसे कहाँ गया, पानी में लेके गया। तो पानी का हमने अभी देखा 1.33 हो रहा था, तो 1.4 - 1, ये म्यू -1 हो गया, अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक का फॉर्मूला ही होता है, देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला ही होता है निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि c/v होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं आप मतलब ये कन्फ्यूज कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रहेगा, तो आप कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये हम लोगों ने जाना। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से निकालने, अब हो गया 1.4, तो यहाँ पर जब 1.4 यहाँ घटेगा तो 0.4 आ जाएगा बटे 1.4, तो 0.4 क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि जो आंसर इसका आएगा 1.4 से भागा देंगे, यानी 0.0 - 4 है, यानी जो है क्या आ गया, फोकस दूरी वह आ गया माइनस में। अब माइनस क्या दिखा रहा है, अब फोकांसर दूरी इसका माइनस आ गया, माइनस दिखा रहा है कि हवा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस की भांति होगा, तो ध्यान में रखिएगा। पानी में हवा का बुलबुला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 678 की तरह 79 में जाते हैं। कह रहा है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं, किस प्रकार के किरण पुंज है, अपसारी हैं, बेतरतीब है, समांतर हैं, अभिसारी हैं। तो हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्रकाश, अब देखिए जो होता है, थोड़ा सा समझिए क्या होता है कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण पुंज होता है जब अनेक प्रकाश की किरणें एक दिशा में गमन करती है, तो उसे उस प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब अनेकों प्रकाश क्या करती है, एक दिशा में गमन करती है, तो वो 3 तरह से होता है, एक अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण। अपसारी में क्या देखा, अपसारी में देखा कि वे किरण पुंज होते हैं जो क्या होते हैं, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाते हैं, वो अपसारी कहलाते हैं। और अभिसारी में क्या होते हैं, वे किरण पुंज जो चारों दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, तो वह एक बिंदु पर जो मिलते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। समानांतर में क्या, वे किरण पुंज जो प्रकाश की किरणों एक दूसरे के समानांतर चलती है, जो पृथ्वी से, जो सूर्य से प्रकाश निकलती है हमारे पृथ्वी तक, वो समानांतर किरण पुंज के माध्यम से पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डायोप्टर किसकी इकाई है, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को क्या किया जाता है, किसी भी लेंस के द्वारा या तो अभिसरित कर सकते हैं या अपसरित कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, अगर उत्तल लेंगे तो क्या होगा, उत्तल लेंगे तो अभिसरित होगा, अवतल लेंगे तो अपसरित होगा। तो एक लेंस के द्वारा किसी प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। और लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब ध्यान में रखिएगा, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की क्षमता को पी से, यानी पी बराबर 1/f, ये वही आ गया जिस तरह से फ्रीक्वेंसी के रिलेशनशिप था, है ना, जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर 1/f हो जाएगा। तो यहाँ पर डायोप्टर, तो डायोप्टर हो जाएगा किसी लेंस की क्षमता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब धूप के चश्मे का आ जाइए, काम करेगा आगे आपको ये फार्मूला। धूप के चश्मे की क्षमता, धूप में समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण में आर जो रेजिस्टेंस क्या होता है वह इन्फिनिटी होता, अनंत होता है। जब अनंत होगा तो पी बराबर 1/f होगा, एफ अनंत, एन एफ आर क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। जब रेडियस इन्फिनिटिव आ गया तो फोकस दूरी भी इन्फिनिटिव होगा, तो इन्फिनिटी 1 बराबर 0 तो हो जाएगा 0। डायोप्टर इसका होता है। एक लेंस की फोकांसर दूरी, फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या है। अभी हमने देखा कि आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है,
वह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आंसर 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर ऊपर एक मीटर में हमेशा रहता है। इसको 100 करिएगा तो 25 चौका 4, तो क्या आ जाएगा 4 डायोप्टर। अब 4 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव आ रहा था तो पॉजिटिव डायोप्टर होगा। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या सूचित कर रहा है, आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। पॉजिटिव दिखा रहा है उत्तल लेंस को और निगेटिव क्या दर्शा रहा था, वह ऋणात्मक फोकांसर दूरी दिखा रहा था, फोकस दूरी वो दिखा रहा था कि वो अवतल लेंस है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव था, इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दी है। नेक्स्ट 83 में देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है और इसकी क्षमता निकालना है। तो P बराबर हमने क्या देखा, 1/f देखा, यानी जो उसका जो क्षमता था वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था। तो यहाँ पर फोकस दूरी 0.2 दिया हुआ है, मीटर ही दिया हुआ है। मीटर को पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगा। यदि किसी ऐनक की लेंस पावर +2 डायोप्टर, अब यहाँ पर पावर है, पावर बराबर हमने देखा P बराबर 1/, यहाँ पावर भी +2 दिया हुआ है, तो उसके फोकस दूरी निकालना है, 1/f निकालना है, तब क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये तो यहाँ पर क्या है +2 डायोप्टर, तो यहाँ पर इसको मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो जैसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ डायोप्टर में आया है, तो डायोप्टर जो आ रहा था वो हमेशा क्या आ रहा था, पावर क्षमता वो आ रहा था सेंटीमीटर में आ रहा था। अब देखिए ना, ऊपर देखिए सब सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पर 50 आ गया तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। अब एक उत्तल लेंस है, ऊपर हमने देखा क्या जाना कि जब एक वायु के बुलबुला को क्या कर रहे थे, पानी में लेकर जा रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि जो उसका क्या था, वो काम कैसा करता है। उसमें हमने देखा कि उसकी जो फोकांसर दूरी आ रही थी वो निगेटिव आया, जिसके कारण हमने कहा वो अवतल लेंस है। अब एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाए, अब लेंस है, अब लेंस को पानी में डुबाया जा रहा है, तो इसे समझने के लिए आप क्या करिएगा, इसे समझने के लिए हम लोग उसी फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे, आवर्धन क्षमता का। तो उसकी क्षमता पूछ रहा है, P बराबर 1/f क्या होगा। अब F है, F निकालना है, क्योंकि क्षमता पूछा है, क्षमता बढ़ेगा कि घटेगा। अब एक यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ऊपर है, जब उत्तल लेंस को उत्तल लेंस यानी कांच का बना हुआ है, तो उसका क्या है 1.55, ये है क्या है, ये अपवर्तनांक म्यू है। अपवर्तनांक क्या था, प्रकाश या प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि अपवर्तनांक वह दिखा रहा था कि क्या दर्शा रहा था कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक वह संख्या था जो बताता था कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय यानी प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम के तुलना में कितना गुना अधिक या कितना गुना कम है। तो 1.55 का मतलब कांच का क्या, उतना गुना प्रकाश से वो कम है। तो अब देखिए यहाँ पर 1.55 है, वहाँ पानी में आया तो 1.33 हुआ, कम गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो म्यू है, म्यू एयर है और ये म्यू कांच है, जो म्यू कांच का जो है ग्रेटर देन म्यू वाटर, यानी कि पानी की तुलना में इसका अपवर्तनांक कांच का अधिक है ना, तो अधिक है। अब जैसे ये क्या हो गया, अब यहाँ पर ये अधिक है, जब पानी में ले गए तो घट गया उसका अपवर्तनांक। जैसे अपवर्तनांक घटा तो अपवर्तनांक घटने का अर्थ हुआ कि उसकी फोकस दूरी जो है वह क्या आ गई, वह उसमें कमी आएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब अपवर्तनांक घटेगा और अपवर्तनांक जो घट रहा था उस किसके कारण घट रहा था, हम देख रहे थे ना, माध्यम में जो प्रकाश की चाल, एक हवा में निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, तो अपवर्तनांक घट गया, यानी उस माध्यम में घटा, दूरी घटा। जैसे ही दूरी घटा तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, रेडियस भी घटेगा, रेडियस घटेगा तो फोकस दूरी भी घटेगा। तो यहाँ पर ये घटेगा, तो ये घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ये सॉरी ये तो यहाँ पर क्या हो गया, आवर्धन क्षमता एक घट गया ना, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसकी क्षमता जो हो जाएगी 1/f। अब f का मान यहाँ पर क्या हो रहा था, ये 1.55 था और 1.33, यानी कि ये बढ़ गया ना, पानी में वहाँ गया था। आवर्धन क्षमता का इसके तुलना में देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक 1.5 ज़्यादा है कि 1.3, तो ये 1.55 कांच है जो क्या है, प्रकाश की चाल से इतना गुना कम है। अब 1.33 यानी इतना गुना कम है, तो ये बढ़ा, यानी उसका जो क्या है, जो चाल है वो बढ़ा, क्योंकि अपवर्तनांक घटा और अपवर्तनांक यह दर्शा रहा है कि वह प्रकाश की चाल से उतना कम है। तो जब यह बढ़ गया, जब f बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, जो आवर्धन क्षमता है वह घट जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो रिलेशन यही, अंतर यही था कि म्यू का जब हम ले जा रहे थे पानी में, स्वाभाविक सी बात है, तो पानी का अपवर्तनांक क्या है, कांच की तुलना में अपवर्तनांक कम है। तो अपवर्तनांक कम का मतलब क्या, प्रकाश से वह क्या है, कांच की तुलना में वह क्या है, वह उसका ज़्यादा वहाँ पर दूरी तय कर रहा है प्रकाश, यही दिखा रहा था ना, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश है उस माध्यम में। तो यह अपवर्तनांक है, तो थोड़ा सा
अपवर्तनांक अगर आप अच्छे से समझ गए तो इससे ही दर्शा रहा है ना कि यहाँ पर प्रकाश की चाल ज़्यादा कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। जैसे दूरी तय कर रहा है यानी क्या बढ़ेगा, वहाँ पर रेडियस बढ़ेगा तो वक्रता बढ़ेगा, वक्रता बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, तो एफ बढ़ा, इसके कारण तो ही क्या हो गया, घट गया ये। अब देखिए 86 में, प्रिज्म एक प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो इस प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन वो किसके द्वारा किया गया था? वह न्यूटन के द्वारा किया गया था। वो सबसे पहले न्यूटन ने, हमने देखा किस तरह से वो प्रिज्म को लेकर प्रकाश के 7 रंगों का क्या क्या विक्षेपण कर कर दिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और प्रिज्म लिया ताकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद और इसको विक्षेपण किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उससे ज़्यादा टूटा नहीं 7 से ज़्यादा। फिर उन्होंने एक दूसरे प्रिज्म को, जैसे एक इस तरह से जो प्रिज्म था ना, फिर उल्टे करके एक प्रिज्म को देखा, तो देखा जिस तरह से जब एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में पड़ रहा था तो 7 रंगों में विभक्त हो रहा था, जब उल्टे प्रिज्म पर रखा गया तो फिर से वो श्वेत प्रकाश में बदल गया। अर्थात इससे साबित होता है कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ये न्यूटन के द्वारा सबसे पहले ये किया गया था। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता? तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ना ही प्रवर्तन, ना ही विवर्तन और ना ही वर्धन। प्रवर्तन क्या था? जब एक माध्यम, प्रवर्तन जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटाते प्रवर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या करते हैं? जब क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, मतलब उसमें प्रवर्तन आता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति की जो दिशा होती है वह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वो अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहलाता है। विवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश या ध्वनि किरण, हमने देख रहा था, किसी वस्तु से अवरोध से टकराती है तो वह मुड़ जाती है, वो विवर्तन था। और व्यतिकरण भी देखा था। जब व्यतिकरण में क्या था, जब समान आवृत्ति, समान आयाम के एक ही माध्यम में एक ही दिशा में जब दो प्रकाश की किरणें जब चल रही थी तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो रही थी, कहीं पर प्रकाश की किरणें तेज हो रही थी, कहीं पर कम हो रही थी। वो क्या कहला रहा था, वो कहला रहा था व्यतिकरण, जो 2 प्रकार के था, एक समपोषी था, विसंपोषी था। समपोषी में हमने देखा कि 2 समान आवृत्ति आयाम के जब एक ही माध्यम एक ही दिशा में तय करती है तो दोनों के जो आयाम होते हैं वो सयाम होते हैं, यानी शीर्ष गर्त की ओर चलती है। और दूसरा में विषमपोषी में तब क्या होता है, प्रकाश की किरण वहाँ तेज हो जाता है। विषमपोषी में समान आवृत्ति सयाम के जब एक ही दिशा में गमन करती है तो क्या हो जाती है, वो जो दोनों प्रकाश की किरण जो होती है वह एक दूसरे को वहाँ पे क्या हो जाती है, अपोजिट होती है, यानी शीर्ष गर्त शीर्ष होता है, सब कुछ सही होता है। आवृत्ति आयाम से वो था व्यतिकरण था। तो इस प्रकार से प्रिज्म में प्रकाश के वर्णों के विक्षेपण को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता ही है फैलना, वर्ण का अर्थ होता है रंग, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट देखिए 87 में, प्रकाश 87 में, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमने अभी देखा कि न्यूटन्स ने किस प्रकार से श्वेत प्रकाश की किरण को किस प्रकार से प्रिज्म पर रखा, उसके बाद वह 7 रंगों में जो विभक्त हुआ। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि सभी प्रकाश को आप देख ही पाए, लेकिन कुछ प्रकाश तो अवश्य दिखेगा। यानी यह दर्शाता है कि जो विभिन्न प्रकाश की जो क्या है, मुड़ने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। प्रिज्म के से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, किसके कारण, प्रकाश किरणों में विद्युत चुंबकीय तरंग। हाँ, ये सेंटेंस अपने आप में जरूर सही है कि प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन इस प्रश्न के लिए सही नहीं है। यहाँ पर तो पूछ रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त होती है, इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। चलिए, प्रिज्म के 2 सतहों पर, यह भी सही है अपने आप में, लेकिन इस प्रश्न के लिए सही नहीं है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणें का अपवर्तन होता है। हाँ, रिफ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं, यह भी अपने आप में सही, लेकिन इस प्रश्न के लिए सही नहीं। विभिन्न रंगों के कारण विचलन भिन्न भिन्न होता था। इस प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों का विचलन भिन्न भिन्न होने के कारण, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से श्वेत प्रकाश की किरणें, इसके लिए एक प्रयोग भी हम लोग एनसीईआरटी का बुक में था ना, कि एक गत्ता लीजिए, गत्ते में छेद कर दीजिए, उसके बाद श्वेत प्रकाश की किरण को आने दीजिए, वहाँ पर प्रिज्म रखिए, प्रिज्म को घुमाइए, जब तक क्या हो जाता है, इससे प्रकाश की किरणें पर्दे पर दिखने ना लगे। तो यहाँ पर देखेंगे लाल रेड होता है जो कम मुड़ता है, फिर उससे नीचे बैगनी हो गया, नीला हो गया, यानी विबगोर इसका क्या था, फार्मूला था VIBGO/OR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इसका फार्मूला होता है क्रम का। तो विभिन्न रंगों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, जिसमें हमने देखा कि बैगनी का कम मुड़ता है, और बैगनी अत्यधिक मुड़ता है, लाल कम मुड़ता है। तो विचलन भिन्न भिन्न होने के कारण वो हमें दिखाई देता है। 88 में देखिए, श्वेत प्रकाश किरणें रंगों में मेल से बना है। तो श्वेत प्रकाश की किरणें वो 7 रंगों के मेल से बना, जो अभी हमने जाना कि विबग्योर, इसका एक क्या होता है, VIBGOR, विबग्योर ये फार्मूला होता है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये 7 की किरण जो प्रिज्म पर पड़ती है इस तरह से उसका विक्षेपण होता है। सबसे नीचे हो जाता है वायलेट, हो जाता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता हुआ है। तो कौन सबसे अत्यधिक विचलन होता है? तो सबसे अधिक जो विचलन होता है श्वेत प्रकाश जब पड़ता है तो वह कौन होता है? सबसे अधिक बैगनी यानी विबग्योर, जो VIBGY OR विबग्योर होता है वो सबसे अत्यधिक विचलन होता है। उसके बाद इंडिगो होता है, उसके बाद ब्लू होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है, उसके बाद रेड होता है। रेड सबसे कम होता है। 90 में देखिए, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम, तो वह हो जाएगा सबसे कम कौन अपसरित होता है? अपसरित का मतलब विचलन कम होता है, वो लाल का होता है। प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग आपको पता होना चाहिए। ये प्राथमिक रंग क्या होता है? प्राकृतिक रंग है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक रंग ऐसा रंग है जिसे दिक् व्यवस्था या मूल माना जाता है, जिससे किसी भी अन्य रंगों का मिश्रण नहीं बनाया, मतलब किसी भी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता प्राथमिक रंग को। और इस प्राथमिक रंग से अन्य द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, तो इस प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब प्राथमिक रंग में आता कौन कौन है? तो पहले लाल आएगा, लाल के बाद हरा आएगा और हरा के बाद नीला आएगा। अब पेंटिंग में थोड़ा पीला भी आ जाता है, तो ऐसा नहीं अब पीला वाला मार दीजिएगा। देखिए आ गया ना, मूल 3 रंग कौन है? तो लाल, हरा और नीला, यही 3 रंग है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वो हम लोगों ने जाना था अभी कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश के अवयवी, अवयव का मतलब हो गया जो भी समूचा जिसके अंग है, तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हरा नहीं है, पीला नहीं है, लाल नहीं है, नीला नहीं है। तो प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो अभी हमने देखा लाल प्राथमिक रंग में आ रहा था, हरा भी आ रहा था, नीला भी आ रहा था, पीला प्राथमिक रंग नहीं है। और इस प्राथमिक रंग को अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता है। और इन प्राथमिक रंगों से अन्य द्वितीयक वर्ण और तृतीयक वर्ण बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? तो अभी हमने जाना, जब हमने देखा कि किस तरह से प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश आकर पड़ रही थी तो सबसे कम विचलन किसका हो रहा था? लाल का। और सबसे अधिक विचलन वह हो रहा था बैगनी का हो रहा था। तो वही का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा अधिकतम है, वह है किसका है? लाल का। और इसके लाल का तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होने के कारण सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि अन्य जो किरणें होती है वो उसका क्या हो जाता है? उसका विचलन जो तरंगदैर्घ्य कम होता है तो स्कैटर्ड हो जाता है, ज़्यादा हो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन लाल का तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होने के कारण वो हमें दिखाई देता और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो कौन सा दिन और रात के समय? चूंकि हमने अभी देखा कि किस तरह से लाल रंग क्या होता है, उसका तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होता है जो देखने में सुविधा होता है, तो लाल होगा और हरा होगा। देखिए ये हमने देखा विबग्योर, VIBGYOR, तो रेड तो होगा ही होगा, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद ग्रीन है, तो वही ऑरेंज को छोड़कर यहाँ पर ग्रीन इसीलिए आया क्योंकि ये रेड के बाद तो ऑरेंज का स्थान था। तो अब बताइए क्या हरा के साथ ऑरेंज का है? कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसके बाद ग्रीन का स्थान है। 97 में देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे हुआ। तो किसी भी अपारदर्शी क्या होता है? प्रकाश द्वारा किसी निश्चित रंगों को परावर्तन करने के कारण वस्तु के निश्चित रंग प्रतीत होती है। यानी जो उस वस्तु का है उसी कलर का कब देख पाते हैं? जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है तो वह उसी रंग के प्रकाश को किरण को परावर्तित करती है, तब हम उस प्रकाश उसी कलर को उसको देख पाते हैं। और अन्य जो होता है किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो क्या हो जाएगा? वह परावर्तित करता है, इसी के कारण उस वस्तु का रंग हम देख पाते हैं। अब वही देखिए प्रश्न 98 में, हरी पत्ती के पौधे को लाल, अब पत्ता हरा है, अब उसको आप लाल रोशनी में देख रहे हैं, तो बताइए क्या हुआ? परावर्तन कर पाएगा? नहीं, वो अवशोषण कर लेगा। अब जिसके कारण यह पत्ता कैसा दिखाई देगा? काला देखा। अब यहाँ पर लाल पत्ती की जगह लाल, हरी पत्ती जगह पर लाल पत्ती भी रहता, उसको हरा प्रकाश में तो भी काला दिखाई देता, क्योंकि हम किसी वस्तु को निश्चित रंग में तब देख पाते हैं जब प्रकाश द्वारा निश्चित रंगों को प्रवर्तित करने के कारण ही उस वस्तु को उस रंग में, निश्चित रंग में देख पाते हैं। तो इसके कारण तो वह तो निश्चित रंग है ही नहीं, पत्ती कुछ और रंग का, प्रकाश कुछ और रंग का, तो परावर्तन नहीं होगा, इसलिए वस्तु काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां इसलिए लगाई जाती है। देखिए पीली बत्तियां अत्यधिक आप देखेंगे खासकर जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में देखने को मिलेगा, ताकि पीली बत्ती कोहरा को भेदता। अब आपके मन में ऐसा क्यों था? देखिए विबग्योर, ये था ना VIBGYOR, विबग्योर। अब यहाँ पर रेड का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य था, उसके बाद ऑरेंज का था, उसके बाद ग्रीन का था, उसके बाद ब्लू था, उसके बाद इंडिगो था, उसके बाद विबग्योर था। अब देखिए पीली बत्तियाँ, तो पीली बत्तियाँ यहीं पर आ रहा है ना, तो उसके कारण पीली बत्तियाँ का भेदता अत्यधिक होता है, जिसके कारण उसका उपयोग किया जाता है।
ताकि क्या कर सके, कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती से सड़क के साफ दिखाई दे। 100 में देखिएगा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या कहलाता है। अभी हमने देखा कि जो सूर्य के प्रकाश है वो 7 रंगों से बना हुआ है, जिसके जो प्रिज्म के प्रयोग से पता चला। अर्थ था, न्यूटन ने तो इसको और कोशिश किया था विक्षेपण करने का, लेकिन जब दूसरा प्रिज्म लिया तो देखा कि कोई भी विक्षेपण नहीं हो रहा। तो इससे पता चल गया कि प्रकाश की किरणें 7 रंगों का, अन्यथा जब इसको अपोजिट कर इस तरह से रखा तो ये जो 7 रंग था फिर से ये श्वेत किरण में बदल गया। तो प्रकाश की 7 रंगों को अलग करने का तरीका क्या कहते हैं, तो प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एक गत्ता को लेकर है, उससे प्रकाश की छेद कर दिया जाता है, फिर उससे प्रकाश की किरणें आता है, फिर प्रिज्म को हम घुमाते हैं, तब तक घुमाते हैं जब तक क्या हो जाए, पर्दे पर वह क्या हो, सभी जो है रंग दिखाई ना दे। तो प्रकाश में 7 रंग होते, रंग को अलग करने का तरीका, अलग करने का क्या तरीका, तो प्रिज्म के द्वारा किया जा सकता है। बाकी बी सी ऑप्शन पर्याप्त है ही नहीं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब इसे समझने के लिए थोड़ा किरचॉफ के नियम को समझना होगा। तो किरचॉफ के ऊष्मा विनिमय के नियम, तो किरचॉफ का जो नियम था उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि दिए गए ताप पर सभी वस्तुएं या पिंड, जो भी पिंड है, उत्सर्जन क्षमता अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत होता है। जो भी उत्सर्जन करता है और अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत होता है, अर्थात ई बराबर उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता दोनों नियत होता है। तो अब हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं। अब देखिए लाल होता है, लाल का पूरक रंग आपको पता होना चाहिए हरा हुआ, क्योंकि जो प्राथमिक रंग बना उसमें उससे भी आप थोड़ा ऐसे कल्पना कर सकते हैं। तो लाल का पूरक हरा होता है। अब प्रकाश क्या हो रहा है, लाल का है तो स्वाभाविक सी बात है इसका पूरक रंग हरा है तो इंक्लूड होगा। जैसे ही है तो अवशोषण किया हुआ है उसका। अब जैसे ही इसको हम गर्म कर रहे हैं तो वह उत्सर्जन करेगा। तो जैसे ही गर्म करने पर उत्सर्जन होगा तो प्रकाश जो निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है, कांच के प्रकाश को जब हम गर्म करेंगे तो वह जो निकलेगा वह कैसा निकलेगा, वह लाल प्रकाश, वह हरा दिखाई देगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हरा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, इसकी चर्चा पहले भी की कि प्रकाश का रंग को निश्चित करने में तरंगदैर्घ्य का योगदान है। तरंगदैर्घ्य क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि तरंगदैर्घ्य क्या हो रहा था, 2 शीर्ष और गर्तों के बीच की दूरी, और इस तरंगदैर्घ्य के कारण, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण आवृत्ति में भी प्रभाव आ रहा था। जो आवृत्ति हो रहा था तरंगदैर्घ्य का क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, वो अलग है। जो हमने जाना था F बराबर 1/T, वो तरंगदैर्घ्य का अलग था। तो प्रकाश का रंग निश्चित करता तरंगदैर्घ्य के कारण, और इस तरंगदैर्घ्य के कारण ही हमने देखा कि जब प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश पड़ रहा था तो विभिन्न जो रंग था उसका विचलन भिन्न भिन्न था। तो यह दर्शा रहा था कि जो उसका झुकाव था, जो झुक रहा था किरणें, वो अलग अलग के कारण, तो वह तरंगदैर्घ्य को दर्शा रहा था कि सबका अलग अलग है। तो उसी कारण वो दिखाई दे रहा था। अन्यथा अगर सबका झुकाव नहीं होता तो क्या हम देख पाते, सभी रंग को नहीं देख पाते थे। दर्शा रहा तरंगदैर्घ्य सबका अलग अलग, तरंगदैर्घ्य जो है दूरी को दर्शाता है। 103 में देखिए, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणें में हमने देखा 7 रंगों से बना हुआ है, जो प्रिज्म पर पड़ने पर जो सूत्र देखिए VIB/G/OR। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। देखिए, अगर वायुमंडल है तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा, पहले ये समझते हैं। अगर वायुमंडल है पृथ्वी का रंग, अब क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चलती है, अब क्या होता है, वायुमंडल में वायु के जो अणु होते हैं वो अन्य सूक्ष्म कणों की अपेक्षा जो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य होते हैं वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले किरणों को क्या करते हैं, या प्रकिरणित करते हैं, अर्थात उसको फैलाते हैं। तो लाल वर्ण जो है बैगनी वर्ण की अपेक्षा कितना गुना अपेक्षा उसका लगभग अधिक है, वह 1.8 गुना है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा क्या करती है, जो होता है वायुमंडल के सूक्ष्म कण नीले रंग के क्या होते हैं, नीले रंग जो छोटी तरंगदैर्घ्य के होते हैं वो अधिक प्रबल से उसको क्या करता है, प्रकिरणित कर देता है, क्योंकि उसका कम होता है। स्वाभाविक सी बात है, जब इसकी प्रबलता कम है तो उसको अधिक प्रबलता से क्या करता है, प्रकिरणित कर देता। उसी के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर वह मतलब नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश कर जाता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो क्या हो जाएगा, प्रकिरणित हो ही नहीं पाएगा। अब प्रकिरणित कौन कर रहा था, हमने देखा कि जिसका कम तरंगदैर्घ्य था, अर्थात संक्षेप भाषा में आप समझ सकते हैं कि जिसकी प्रबलता अधिक प्रबलता से क्या कर रहा था, जो कम, स्वाभाविक सी बात है, जो थोड़ा दुर्लभ है उसको थोड़ा ज़्यादा वो स्कैटर्ड कर रहा है, क्षमता वो अधिक है वायुमंडल के कारण उसको स्कैटर करने में। तो वही क्या हो रहा है, अधिक प्रबलता से छोटी तरंगदैर्घ्य वाले किरणों को वो प्रकिरणित कर रहा था, जिसमें नीले रंग आ रहा था।
तो इसके कारण क्या हो रहा था, प्रकाश वायुमंडल का रंग हमें नीला दिखाई दे रहा था। कब, और वही वायुमंडल ना होने पर क्या होगा, वह प्रकिरणित नहीं हो पाएगा। प्रकिरणित का अर्थ होता है फैलना, यानी उसको फैला नहीं पाएगा, फैला नहीं पाएगा उसको, है ना। कौन नहीं फैला पाएगा, जो वायुमंडल में वायु के जो अणु हैं वो अन्य सूक्ष्म कणों के सूक्ष्म जो अन्य कणों के सूक्ष्म दृश्य की तरंगदैर्घ्य है ना, उसे उसका काम होता है। तो ये प्रकिरणित का काम होता है। इसी प्रकिरणित के कारण आप देखिए क्या होगा, आप देखेंगे कि क्या होगा, प्रकिरणित विभिन्न जो आप देखेंगे कि तरंगदैर्घ्य में होगा आकाश का नीला दिखाई देना, काला दिखाई देना, इसमें वो अहम भूमिका होगा। यानी प्रकिरणित एक तरह से दिखा रहा है जिसमें रंगों का क्या हो जाता है, वो सबसे प्रकिरणित कर पाता है। तो इससे पता चल जाएगा। तो हमने समझ गया कि प्रकिरणित क्या होता है। तो वायुमंडल का पृथ्वी प्रकाश का रंग किस रंग का दिखाई देगा, ना होगा तो वह काला दिखाई देगा, अगर होगा तो नीला दिखाई देगा। नीला भी क्यों दिखाई दिया, क्योंकि कम तरंगदैर्घ्य वाले अर्थात छोटी तरंगदैर्घ्य वाले को वायुमंडल की जो कण है, अणु है, वो उसको अधिक प्रबलता से प्रकिरणित यानी फैला पाते हैं, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण 105 में देखिए फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। तो फोटोग्राफी में वही मुख्य रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों में हम लोगों को देखा, लाल, हरा और नीला, यही मुख्य रंग होते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन था, वो था सबसे कम बैगनी था। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम था क्योंकि इसका विचलन सबसे अत्यधिक हुआ था। और जो सबसे कम जो विचलन मुड़ा था वो प्रकाश कौन था, वो लाल प्रकाश था, तो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अत्यधिक था। नेक्स्ट 107 में देखिए, 107 में है, जब प्रकाश को लाल, हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो लाल, हरा, नीला, अब बताइए कौन सा रंग है, ये है प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग से कौन सा रंग बन रहा था, वो सफ़ेद रंग बन रहा था। तो ध्यान में रखिएगा, श्वेत हो जाएगा। नेक्स्ट 108 में देखिए, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो आँख के रेटिना की तरह कौन कार्य करता है, तो फोटोग्राफिक कैमरे में जिस तरह से आँख पर जो बना कोई भी प्रकाश आता है तो उस प्रकाश में किस तरह से आयरिस उसको क्या करता है, वह बाहरी आघात से बचाता है तथा चिकनाहट प्रदान करता है। उसके नीचे क्या होता है, गोलीय पेशीयकार क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग परितारका आइरिस कहते हैं। उस परितारका के केंद्र में छिद्र में पुतली होता है। तो परितारका क्या करता है, वो पुतली के आकार को नियंत्रण करता है, और पुतली क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रण करता है। उसके बाद अभिनेत्र लेंस में पहुंचता है, फिर वो अभिनेत्र लेंस से लेंस में जाता है, लेंस फिर कच्चाभ द्रव होते हुए रेटिना पर जाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो फोटोग्राफी में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो फिल्म पर बनता है। फिल्म इस प्रकार से एक तरह से पीछे एक होता है, उस पर बना हुआ विभिन्न रंगों का इस तरह से होता है, बना हुआ एक प्रकार का पर्दा होता है, यहीं पर बनता है फिल्म पर, इसको फिल्म बोलते हैं हम लोग। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का, जिस तरह से हमने देखा कि जो मनुष्य का जो आँख है वह कौन सा लेंस की भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस। तो ठीक प्रकार कैमरे का भी लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अब है 110 में, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं की फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी आती है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब उम्र बढ़ जाता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी जो क्या होती है, असमंजस क्षमता वो कम पड़ जाती है, यानी वो नियंत्रण उसको फोकसांतर करने में असुविधा होता है और असमर्थ होता है एज बढ़ने के कारण। जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो बनने का है वह रेटिना के पहले बनेगा, कभी रेटिना के बाद बनेगा। तो वो क्या हो जाता है, जो असमंजन जो समंजन क्षमता है वो उसमें कमी आ जाती है। तो वह जो होता है वह किसके कारण आ जाता है। अब यहाँ पर सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया का अर्थ क्या होता है, पहले ये जानिए। प्रेस बायोपिया का अर्थ होता है जरा दृष्टि दोष। एस टी क्या है, ये एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिमेटिज्म का मतलब होता है दृष्टि वैष में। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि, और मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि। तो चलिए, ये तो होता है, ये प्रेस बायोपिया का मतलब होता है जरा दृष्टि दोष। तो यही होता है जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तुओं को भी नहीं देख पाते हैं और दूर की भी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ये दोनों इसमें दिक्कत हो जाता है। क्यों हो जाता है, जिसकी चर्चा हमने ये भी किया कि क्या हो जाते हैं कि जो जिसको आप कह सकते हैं कि दृष्टि वैषम्य होता है, यानी जो समंजन क्षमता होती है वो धीरे धीरे आँख क्या करती है, यानी खो देती है। यानी आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों में निकट और दूर दोनों प्रॉब्लम आ जाता है, निकट की भी। तो अब इसका उपचार करना है तो क्या हो जाता है, आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, द्विफोक्सी लेंस से इसका उपचार किया जाता है। इसमें अवतल उत्तल दोनों होगा। और उत्तल लेंस किस काम के लिएगा, तो निकट दृष्टि दोष। जैसे ही निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट दृष्टि दोष में
क्या हो जाएगा, वो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है और दूर की वस्तु नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर, तो ऊपर वाले में लेंस में, द्विफोक्सी लेंस में क्या किया जाएगा, ऊपर वाले में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो अवतल लेंस क्या था, वह था निकट की निकट दृष्टि दोष के लिए, तो इसमें दूर की वस्तु साफ दिखेगा और नीचे उत्तल लेंस का। कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है द्विफोक्सी लेंस में ऊपर कौन सा लेंस होता है, तो ऊपर होता उत्तल लेंस होता और नीचे होता अवतल लेंस होता है। तो ऊपर अवतल लेंस, उत्तर अवतल जो लेंस हो गया वह दूर की वस्तु को दिखाएगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष के, और नीचे जो उत्तल है वह क्या करेगा, वह दूर दृष्टि दोष होगा, दूर की वस्तु निकट की वस्तु को दिखाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, प्रेस बायोपिया जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं वह उसके माध्यम से दूर किया जाता है। देखिए एक मोतियाबिंद भी हो जाता है, यही क्या होता है धीरे धीरे जो होता है ना, कॉर्निया जो प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल के बगल में एक मतलब दाना सा आ जाता है, उसको ऑपरेशन कर सही भी किया जा सकता है, उसके कारण धुंधला धुंधला सा प्रतीत होता है, वो भी आयु बढ़ने के साथ में देखने को मिलता है। 111 में देखिए आयरिस का क्या है, तो काफ़ी हम लोग अच्छे से देखें कि आयरिस क्या होता है। आयरिस आँख का सबसे अग्रभाग होता है, इसका जो आँख है इसके ऊपरी भाग को आयरिस कहते हैं, जो क्या करता है, यह बाहरी आघात से बचाता है। सॉरी वो कॉर्निया का काम है ना, ये कॉर्निया है ना जो आँख के सबसे ऊपरी भाग होता है, जो बाहरी आघात से बचाता है, चिकनाहट प्रदान करता है, और उसके नीचे का जो पेशीय आकार का, पेशीय जो वलयाकार होता है उसे हम लोग आइरिस या परितारका कहते हैं, जो क्या करता है, वह प्यूपिल को नियंत्रित करता है, यानी आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यानी कहिए कि आइरिस संक्षेप भाषा में जो है परितारका क्या करता है, पुतली के आकार के साइज को नियंत्रण करता है, और इस आकार के साइज के नियंत्रण होने से प्यूपिल क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन में आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को लौटाना। अब देखिए चारों ऑप्शन में तो लौटाना ऐसा तो बिल्कुल काम नहीं होता, प्रतिबिंब लेंस के चित्र को भेजना यह भी इसका काम नहीं होता, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना वो तो लेंस खुद अभिनेत्र लेंस होता है, उसी से होकर लेंस से गुजरता है, ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, क्योंकि इसी के माध्यम से फिर वो प्रकाश का भी नियंत्रण हो पाता है ना, ये फैलाता और सिकोता है, जिसके अनुसार से प्यूपिल कम और ज़्यादा प्रकाश को ले पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा दर्पण, उत्तल अवतल, उसके बारे में भी देखा, तथा हम लोगों ने आँख की जो संरचना होता उसका भी हम लोगों ने डिटेल देखा कि किस तरह से आइरिस होता है, आइरिस के पीछे जो होता है, आइरिस के आगे कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है, आइरिस के पीछे प्यूपिल होता है, फिर प्यूपिल के पीछे हम लोगों ने देखा अभिनेत्र लेंस, आई लेंस होता है, जो उत्तल लेंस की फिर कचाप द्रव होता है, फिर रेटिना पर प्रतिबिंब होता है, तो उसे भी हम लोगों ने देखते हुए चला। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग किसी अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।